हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आलिया। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूं इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी में क्या-क्या रीजन होता है इनफर्टिलिटी का। एज अ कपल मेल एंड फीमेल में क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से बेबी कंसीव नहीं होता है। तो अगर मैं बात करूँ इनफर्टिलिटी की, तो कई बार इनफर्टिलिटी मतलब बच्चा कंसीव नहीं होने का मतलब रीजन सिर्फ फीमेल को ही समझा जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है तो एज अ कपल आपको दोनों को ही जाना है डॉक्टर के पास, और कुछ इन्वेस्टिगेशन जो टेस्ट होती है, जांचें होती है, वो फीमेल की होती है, और कुछ जांच जो होता है वो मेल का भी होता है। तो हम एग्जैक्ट काज पे पहुंचते हैं कि बेबी कंसीव नहीं होने का क्या कारण है। कहीं मेल में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, फर्टिलाइज नहीं हो रहा है। फर्टिलाइज ही नहीं होगा तो बेबी कंसीव कहाँ से होगा, ये भी रीजन हो सकता है। तो कई बार हमारे समाज में ऐसा देखा जाता है कि बेबी कंसीव नहीं हो रहा है तो अच्छा ठीक है, ये लड़की बांझ है। सबसे पहला जो उन्हें इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि ये लड़की बांझ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को भी अगर बेबी कंसीव नहीं हो रहा है तो आप एज अ कपल दोनों ही जाएं डॉक्टर के पास, और दोनों ही अपने अपने टेस्ट करवाएं ताकि सही रीजन पता चले। कई बार इनफर्टिलिटी के कुछ काज होते हैं जिसकी वजह से बेबी कंसीव नहीं होता है, और कई बार अननोन रीजन होता है बच्चा कंसीव नहीं होने का, अननोन रीजन फॉर फर्टिलिटी। ओके, तो फर्टिलिटी की अगर इनफर्टिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या-क्या है, जैसे कि हम 1 ईयर तक एज़ अ कपल आप साथ रहते हैं, 1 ईयर तक ट्राई करते हैं कंसीव होने का, फिर भी कंसीव नहीं हो पाता है, तो ही हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। 1 ईयर से पहले आप कंसीव करने की अगर ट्राई कर रहे हो, बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तो ये इनफर्टिलिटी में नहीं आता है। ठीक है? 1 ईयर ट्राई किया, कंसीव नहीं हुआ, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और जो फीमेल होती हैं, फीमेल में एक अल्ट्रासाउंड करवानी चाहिए। अल्ट्रासाउंड इसलिए क्योंकि हम उसमें ये देखते हैं कि कहीं पे पीसीओडी तो नहीं है, कहीं पे कोई गांठ तो नहीं बना हुआ है जिसकी वजह से बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। जो हमारी ओवरी होती है, ओवरी में अंडे बनते हैं और वो अंडा रिलीज होता है, और वो अंडे जाते हैं हमारी फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में जाती है, फिर मेल का जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है और वो हमारे ट्यूब में आती है, तभी जाके ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो अगर पीसीओडी है यानी कि जो हमारी ओवरी है उसमें जो सिस्ट बन गए हैं, जो फॉलिकल्स है उसमें से अंडा नहीं निकल पाया है, तो उसकी वजह से वो उस ओवरी में ट्रैप हो गई है और वहाँ पे पीसीओडी बन गया है। तो अगर पीसीओडी बन जाता है तो अंडे रिलीज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से भी बेबी कंसीव नहीं होता है। ठीक है, तो पहला रीजन पीसीओडी हो सकता है। दूसरा रीजन है थायराइड बढ़ा हो सकता है, प्रोलैक्टिन होता है, एफएसएच होता है, एलएच होता है, एस्ट्रोजन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। ये सारी हार्मोन्स है जिसकी इम्बैलेंस की वजह से भी बेबी कंसीव नहीं होता है। अगर ये इम्बैलेंस है तो फिर आपका बेबी कंसीव नहीं हो पाता है। थायराइड, प्रोलैक्टिन, एफएसएच, एलएच, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, एएमएच का लेवल आपका नॉर्मल है कि नहीं है। एएमएच जो होता है वो एंटी मुलेरियन हार्मोन होता है जो बेबी को कंसीव होने में हेल्प करता है। तो इन सब का भी नॉर्मल होना, अपने नॉर्मल लेवल में होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यूट्रस में कहीं गांठ तो नहीं है, यूट्रस के जो बच्चेदानी के अंदर की जो दीवारें हैं उसमें कहीं पे गांठ है, या फिर उसमें कहीं इन्फेक्शन पीआईडी तो नहीं है। पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है जो बहुत ज़्यादा लगातार वाइट डिस्चार्ज कई महीनों से लगातार रहता है, तो ये अंदर ही अंदर फैल जाता है, जिसको हम पीआईडी बोलते हैं। पीआईडी भी बहुत बड़ा रीजन होता है बेबी कंसीव नहीं होने देने का। तो अगर वाइट डिस्चार्ज है तो वो भी रीजन है, आप उसे भी ट्रीट करवाएं। ठीक है, इसके अलावा ये मैंने आपको बताया कि अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी हो, पीआईडी है, फिब्रोइड है, या फिर कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो इसके वजह से भी बेबी कंसीव नहीं होगा। इसके अलावा आपकी ट्यूब यानी कि जो बच्चेदानी से जो पतली पतली दो ट्यूब निकली है, फैलोपियन ट्यूब, जिसमें बच्चे को फर्टिलाइज होना है और वहां से फर्टिलाइज होके ट्रेवल करके आपके बच्चेदानी में आनी है, उस ट्यूब में कहीं पे ब्लॉकेज तो नहीं है, कहीं ट्यूब नैरो तो नहीं है,
ट्यूब ब्लॉकेज का मतलब है कि वहाँ पे पीआईडी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से कई बार ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, वहाँ पे पानी भर जाता है या फिर वहाँ के एरिया नैरो हो जाती है, उसकी वजह से भी कंसीव नहीं होता है। अंडे तो बन रहे हैं, फर्टिलाइज हो रहा है, अंडे बन रहे हैं, लेकिन वहाँ पे स्पर्म नहीं पहुँच पा रहा है, जिसकी वजह से वो फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि रास्ता ही ब्लॉक है। जब रास्ता ब्लॉक है, स्पर्म जाएगा नहीं, तो फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का कोई चांस ही नहीं बन रहा है। तो ट्यूबल ब्लॉकेज की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए हम पता करने के लिए हम लोग एचएसजी करवाते हैं। एचएसजी से हमें पता चलता है, एचएसजी जो होता है ये एक प्रोसीजर है जिसमें आपको वजाइनल रूट से एक डाई पास कराते हैं। उस डाई को पास कराने में थोड़ी सी पेन आपको हो सकती है, क्योंकि ये पेनफुल प्रोसीजर होता है। जब डाई पास करती है उस एरिया से पतली सी ट्यूब से होके गुजरती है, तो आपको पेन हो सकता है, ठीक है। तो ये जरूर इससे डरने वाली बात नहीं है। आपको उसके लिए इंजेक्शन दिया जाता है, आपको कुछ एंटीबायोटिक दी जाती है, तो वो फिर ठीक हो जाता है। जब वो डाई पास करता है उसके बाद एक एक्सरे निकालते हैं। एक्सरे से पता चलता है हमें कि बच्चेदानी से लेके ट्यूब तक कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्यूबल की जो जांच, ट्यूब की जांच, ठीक है। तो ट्यूबल ब्लॉकेज भी एक रीजन है, और रीजन है जो है ओबीस। ओबीस मोटापा की वजह से, अगर बहुत ज्यादा आप ओवरवेट हैं तो इसकी वजह से भी बेबी कंसीव नहीं हो पाता है। तो अगर आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे हो, ओवरवेट हो, तो आप कम से कम अपने टोटल जो वेट है उसमें से 10 केजी वेट आपको जरूर लॉस करनी है। वेट लॉस करने से आपका पीसीओडी ठीक हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो सकता है, और नेचुरली कंसीव करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, अगर कोई ट्यूब ब्लॉक नहीं है या फिर दूसरा कोई अदर रीजन नहीं है। तो इसकी वजह से भी आप बहुत ही इजीली कंसीव कर जाओगे। वेट लॉस करना बहुत जरूरी होता है इनफर्टिलिटी में, ठीक है। और इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है, तो कई बार साइकोलॉजिकल रीजन भी होते हैं। साइकोलॉजिकल रीजन ये कि अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा होता है तो बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस ले लेते हैं। दोनों कपल डे काउंट करके कि कब हमारा ओव्यूलेशन है, कब हम अब साथ रहेंगे तो हमें कंसीव होगा, वो बहुत कैलकुलेटेड हो जाते हैं, जिसके चक्कर में स्ट्रेस की वजह से भी बेबी कंसीव नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेंगे एज अ कपल, फीमेल भी स्ट्रेस ले रही है या मेल स्ट्रेस ले रहा है, तो उसकी जो एग्स की क्वालिटी है, जो स्पर्म की क्वालिटी है, वो खराब हो जाती है, ठीक है। तो स्ट्रेस भी बहुत बड़ा रीजन है बेबी कंसीव नहीं होने का। फीमेल में ये ध्यान रखना है कि व्हाइट शुगर ज्यादा ना ले, बाहर की जो जंक फूड है, फ्राइड है, प्रोसेस्ड फूड है, ये सब चीजें उन्हें अवॉइड करनी चाहिए, ताकि इससे उनका ओवरऑल हेल्थ भी अच्छा रहेगा, साथ ही साथ इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी ठीक होती है। इसके अलावा एक्सरसाइज जरूर कीजिए। एक्सरसाइज, योगा आप कर सकती हैं। और साथ ही साथ अब मैं मेल इनफर्टिलिटी की बात करूँ तो मेल इनफर्टिलिटी में होता है सीमेनल एनालिसिस। सीमेनल एनालिसिस में मेल में पैथोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल दोनों ही रीजन हो सकते हैं। पैथोलॉजिकल की मैं बात कर रही हूँ कि सीमेनल एनालिसिस हम लोग कराते हैं। ये एक जांच है जो 3 डेज सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करने के बाद ही सैंपल दी जाती है सीमेन का, ठीक है। और सीमेन में हम लोग ये देखते हैं कि जो स्पर्म की क्वांटिटी है वो नॉर्मल है कि नहीं, उसकी जो क्वालिटी है वो नॉर्मल है कि नहीं, उसकी मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है कि नहीं। मॉर्फोलॉजी मतलब उसकी बनावट, जो स्पर्म है उसका नॉर्मल काउंट होना चाहिए, उसकी मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी बनावट अच्छी होनी चाहिए, और उसकी मोटिलिटी भी है तो कहीं आड़े तिरछे रूट में तो नहीं है, सीधा स्ट्रेट है कि नहीं है, उसके हेड, टेल, नेक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं डिफॉर्म स्पर्म की क्वांटिटी ज्यादा तो नहीं है। तो ये सारी चीजें देखी जाती है। कई बार होता है स्थैनोजोस्पर्मिया। स्थैनोजोस्पर्मिया इसका मतलब ये है कि मेल के स्पर्म में मोटिलिटी बहुत कम है। मोटिलिटी कम है तो स्पर्म वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो स्पर्म को एक लंबा रास्ता तय करना होता है, जब वजाइनल म्यूकोसा से लेके उनको जाना होता है सर्विक्स में, सर्विक्स से फिर यूट्रस में, यूट्रस से होते हुए फिर उनको फैलोपियन ट्यूब में जाना होता है। वहां तक पहुंच के उसके बाद उस शेल को, जो अंडे की बाहरी शेल होती है, उस शेल को तोड़ना होता है, उसके बाद ही वो फर्टिलाइज होता है। तो
वो इतना स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है, और साथ ही साथ उसकी मोटिलिटी जब तक इतनी अच्छी नहीं होगी तब तक तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा। तो स्टेनोज़ोस्पर्मिया यानी कि स्पर्म की मोटिलिटी भी कम होना बहुत बड़ा रीज़न होता है इनफर्टिलिटी का। तो मेल भी इक्वली इसमें इन्वॉल्व है कि अगर मेल का जो स्पर्म है वो अगर नॉर्मल नहीं है, अच्छा नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो फिर तो प्रेगनेंसी कंसीव हो नहीं सकती है। तो रीज़न सिर्फ फीमेल ही नहीं बल्कि मेल भी है। मेल में इसके अलावा ये जो प्रॉब्लम आती है कई बार स्मोकिंग की वजह से आता है, अल्कोहल इंटेक की वजह से आता है, बहुत ज़्यादा जंक फूड की वजह से आता है, पोल्यूशन की वजह से आता है, हीट के में आने से, हीट से बहुत ज़्यादा अगर लगता है तो हीट की वजह से भी स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी एंड मोटिलिटी खराब होती है। बहुत ज़्यादा टाइट अंडरगारमेंट्स पहनने से भी होता है। लैपटॉप अगर लैपी में रख के लैपटॉप अगर गोद में रख के यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी, हीट की वजह से, रेडिएशन की वजह से मोटिलिटी कम होती है। तो ये सब भी रीज़न होता है इनफर्टिलिटी का। इसके अलावा अगर कंसीव नहीं होता है तो एज अ मेल पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, स्ट्रेस की वजह से भी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से भी अफेक्ट होता है। कोई अगर बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस है, कैंसर है या डायबिटीज़ है, इम्यूनिटी लो है, तो किसी भी तरह की बीमारी है तो उसकी वजह से भी स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी एंड उसका जो स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी, वो भी खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे रीज़न, इसमें से आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ये सारी जो प्रॉब्लम है ये ट्रीटेबल है। आप अपने डॉक्टर से मिलिए, अपना टेस्ट करवाइए, उनसे ट्रीटमेंट लीजिए और फिर आपको बेबी कंसीव हो जाएगा। और कई बार होता है कि सारे रिपोर्ट नॉर्मल होते हैं फिर भी बेबी कंसीव नहीं होता है। सारे रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाद भी बेबी कंसीव नहीं हो रहा है तो इसे बोलते हैं अननोन रीज़न ऑफ इनफर्टिलिटी। अननोन रीज़न ऑफ इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि हम लोग इंडक्शन करते हैं। इंडक्शन, फॉलिकुलर इंडक्शन करते हैं। पीरियड के दूसरे दिन से हम लोग अपनी मेडिसिन शुरू करते हैं और पीरियड के 7वें दिन से हम लोग एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जिसमें हर दिन 1 दिन गैप करके आपको डॉक्टर के पास जाना होता है। उसमें हम लोग ये देखते हैं कि अंडे बन रहे हैं कि नहीं, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं, और वो इंक्रीज़ हो रहा है तो रप्चर हो रहा है कि नहीं। उसमें बीच-बीच में हमें कुछ-कुछ मेडिसिन ऐड करनी होती है, कुछ इंजेक्शन देना होता है जिससे बेबी कंसीव होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर हम लोग इंजेक्शन कराते हैं उसके बाद एक रप्चर होता है, उसके बाद हम लोग ये बोलते हैं कि आप लोगों को अब साथ रहना है और फिर आप लोगों को बेबी कंसीव हो सकता है। पीरियड जैसे ओवरड्यू हो जाए तो आपको समझना है कि बेबी कंसीव हो गया है, और अगर ओवरड्यू नहीं होता है, पीरियड आ जाता है, तो फिर आपका सेकेंड साइकिल शुरू होगा। तो ओव्यूलेशन इंडक्शन करा सकते हैं। इसके अलावा आईयूआई करवा सकते हैं। आईयूआई एक प्रोसीजर है जिसमें आपके एग्स को और स्पर्म को फर्टिलाइज कराने के लिए हम लोग एक प्रोसीजर करते हैं जिसमें भी आपको बेबी कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हम लोग लगातार 3 साइकिल ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं 3 से 4 महीने नेचुरली ट्राई करने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग ट्राई कर सकते हैं, ऐसे करके 2 से 3 बार एक साइकिल में मतलब 3 महीने ट्राई किए, फिर 3 महीने के बाद बोलते हैं गैप लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ऐसे करके कई बार बेबी कंसीव हो जाता है। फॉलिकुलर इंडक्शन, आईयूआई, ठीक है? तो इससे बेबी कंसीव हो जाता है। इसके अलावा और बहुत साल हो गया है, जैसे 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल अगर हो गए हैं शादी को, फिर भी बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर ये सजेस्ट करेंगे कि आप आईवीएफ की तरफ जा सकती हैं। आप अपना आईवीएफ करा सकती हैं, ठीक है? आईवीएफ भी कराना थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन आपको कंसीव हो जाता है, ठीक है? तो इसके अलावा आपको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पे ये ध्यान रखना है कि आप अपने डॉक्टर के पास एज अ कपल जाएं, दोनों ही अपना टेस्ट करवाएं और अपने आप लोग को स्ट्रेस नहीं लेना है। ओव्यूलेशन और जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है उस टाइम बिल्कुल कैलकुलेट करके साथ नहीं रहना है कि हाँ मुझे सिर्फ कंसीव करने के लिए साथ रहना है। आप लोग अपने साथ रह सकते हो, कभी भी रह सकते हो, लेकिन इतना ध्यान जरूर देना है कि ओव्यूलेशन के टाइम में हम साथ जरूर रहे, लेकिन उसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, आसपास के लोगों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और आपको अपना ट्रीटमेंट कराते रहना है। होपलेस आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इनफर्टिलिटी एक लंबा प्रोसीजर होता है, लंबा प्रोसेस होता है, कई बार टाइम लग जाता है कंसीव करने में और कई बार बहुत आसानी से लोग कंसीव भी कर जाते हैं, ठीक है?
तो इसमें आपको होपलेस नहीं रहना है, बहुत ही हिम्मत के साथ आपको इस पीरियड को काटना है। इस समय को आपको कैसे भी करके खुशी खुशी अगर आप लोग इस पीरियड को काट लेते हैं तो आप अपनी इनफर्टिलिटी से निजात पा सकते हैं। और आप लोग अपने हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, अपनी जो ओवरऑल फिजिक्स है वेट गेन नहीं होने देना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं हावी होने देना है अपने ऊपर, ठीक है। इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखिए और आप ऐसे नेचुरली कंसीव भी कर सकती हैं। नहीं नेचुरली तो फॉलिकुलर करवाइए, आईयूआई करवाइए। अगर इससे भी नहीं होता है देन उसके बाद आईवीएफ की तरफ जा सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। आई होप मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।